Good morning, all of you. I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. Today I will teach you chapter Nuclei. चैप्टर में डिटेल से जानने से पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। पहले न्यूक्लियस जानने के लिए हमने इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में समझा था। इन अ शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एटम का पॉजिटिव चार्ज सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हमें डिटेल में देखना है। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी रेडियस। रेडियस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उसका साइज़। तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, न्यूक्लियर का साइज़ जानने के लिए हमें पता है कि जो न्यूक्लियर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर से। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज़ मास नंबर। तो यहाँ से हमारा जो 4/3 पाई है ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हमने हटा के डायरेक्टली लिख दिया आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। Hence, R is directly proportional to A की पावर 1/3, where capital R is equal to radius of nucleus। अब ये proportional का साइन हटाएंगे तो हम एक लगाएंगे constant term R naught, where R naught is a constant, इट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल कांस्टेंट। इसकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। अब हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक मास है 8:1/125। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से हमें निकालना है इनका रेशियो ऑफ रेडियस। तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। A1/A2 हमें कितना गिवन है, 8/125। 8/125 का जब हम करेंगे क्यूब रूट तो ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1/R2 कितना आ जाएगा, 2/5। सेकेंड जो होता है, सेकेंड होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का मास कहलाता है। अब जो एटम का मास होता है ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है AMU। उस AMU को हम क्या डिफाइन करते हैं, 1 AMU इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का 1/12 पार्ट मास का वो हमारा कहलाता है AMU, वेयर 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन टर्म्स ऑफ ये है kg। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। थर्ड है हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी से क्वेश्चन बनता है क्या न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड करती है या नहीं करती, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास नंबर अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो इस अकॉर्डिंग तो जो डेंसिटी है ये मास नंबर पर डिपेंड होनी चाहिए। बट जब हम इसको देखते हैं करके तो न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और मास नंबर को हम क्या लिखेंगे, मास नंबर को लिखेंगे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7 kg। क्यों हमने मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 AMU कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, हमने भी रेडियस निकाला था, रेडियस हमारा R कितना आया था, R आया था R0 A की पावर 1/3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द मास नंबर। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होते हैं जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एंड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इन सब के बीच जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को हम समझ सकते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ना ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हुआ कि हमने दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन को अगर हमने पास में रखा है, उनको हम थोड़ा सा भी दूर कर दें तो उनके बीच का जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हम इन्हें दूर करते हैं तो इनके बीच का न्यूक्लियर फोर्स ख़त्म हो जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। दूसरा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्यों कहलाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए कहलाता है अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन हमारे पास सब हैं। अगर हम किन्हीं दो के बीच में देखें, दो प्रोटॉन के बीच में देखें, दो प्रोटॉन पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज के बीच
फोर्स लगेगा तो वो रिपल्शन नेचर में होगा। रिपल्शन नेचर में होने की वजह से इसमें कुलम्बिक फोर्स होगा। कुलम्बिक फोर्स से मतलब ये टूट जाना चाहिए जैसे ही हम इनको दूर करते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। इनको एक फोर्स बांध के रखता है। वो फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। दूसरा हम देखते हैं ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिंग इन नेचर में होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखता है, अट्रैक्ट होता है। और ये क्या होता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, ये हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच सेम चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच जो फोर्स लगता है वो सारे बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। सो थैंक यू क्लास।